पिछले टॉपिक में हम व्यावसायिक वातावरण के या व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। व्यावसायिक वातावरण को हमने दो भागों में बांटा था, आंतरिक वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाह्य वातावरण। एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके थे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम डिस्कस हो गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हम कह सकते हैं। इसमें भी हमने फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट ये हम पढ़ चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण जो होता है उसमें व्यवसाय को प्रभावित करने में तकनीकी वातावरण का भी अपना एक विशेष रोल है। तकनीकी वातावरण जो होता है, तकनीकी वातावरण में हम मुख्यतः किस तकनीक को अपनाकर व्यवसाय द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसको शामिल किया जाता है। तकनीकी वातावरण, देश का तकनीकी वातावरण कहें या व्यवसाय का तकनीकी वातावरण कहें, वो हम कह सकते हैं उत्पादन की प्रणालियों, नए वस्तुएं लॉन्च करने में, नए बाजार तलाशने में, नए कच्चे माल के साधन या स्रोत तलाशने में, नए यंत्र व उपकरण, नई सेवाएं प्रदान करने में, इन सभी में वो तकनीकी भूमिका निभाती है। यदि हम अच्छी तकनीक का काम लेंगे या एडवांस तकनीकी को हम अपने व्यवसाय में शामिल करेंगे तो कम लागत पर हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो और व्यवसाय का मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम लागत पर प्रॉफिट अर्न करना। तो यदि हमें कम लागत पर लाभ अर्जित करना है, कम लागत पर उत्पादन करना है, तो हर व्यवसाय को अपने तकनीकी वातावरण में बार बार चेंजेस लाते रहना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम देश के तकनीकी वातावरण और देश के साथ साथ, क्योंकि अब एलपीजी हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के युग में हम केवल देश के साथ साथ हमें बाहर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को भी कंसीडर करना चाहिए। तो इसके लिए व्यवसाय को बार बार अपने तकनीकी क्षेत्र या जो तकनीक उसके द्वारा काम में ली जा रही है उसको रिव्यू करते रहना चाहिए और उसके अनुसार अपने प्रोडक्शन की टेक्निक क्या होगी, प्रोडक्शन का तरीका क्या होगा, कच्चे माल कहाँ से वो प्राप्त करेगा, उसके साथ साथ वितरण किस प्रकार से होगा, उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी, वो मैन पावर उसमें ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है या यंत्रीकरण मतलब मशीनाइजेशन ज़्यादा हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी वातावरण जो होता है वो व्यवसाय से बहुत ज़्यादा क्लोजली कांटेक्ट में होता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी या तकनीकी परिवर्तन जो भी आते हैं वो व्यवसाय की प्रणाली को, उसके कार्य करने के तरीके को, उसके ढांचे को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि हम बार बार तेजी से होने वाले तकनीकी वातावरण के परिवर्तनों को व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते रहेंगे, उसको अच्छी तरह से उसकी स्टडी करेंगे और अपनी आवश्यकता, अपने व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार उसको अपनाएंगे, तो ही वर्तमान में कोई भी व्यवसाय बदलते हुए परिवेश में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। तो तकनीकी वातावरण का अध्ययन, उसको अपनाना और उस अपनी आवश्यकताओं, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना प्रत्येक व्यवसाय की वर्तमान की आवश्यकता है। यदि वो अपने तकनीकी वातावरण का अध्ययन नहीं करता है, बार बार अपनी तकनीक को या अपने प्रोडक्शन के तरीके को अपडेट नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे ऐसा व्यवसाय मार्केट से स्वतः ही आउट होने लगेगा, क्योंकि वो ही व्यवसाय सरवाइव कर सकता है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार या कम लागत पर प्रोडक्शन करता है। और ये सभी चीजें तभी संभव है जब हम नई नई तकनीकों को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल करें। इसके बाद हमारा आता है शैक्षिक पर्यावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत जैसा नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि देश में शिक्षा का क्या स्तर है,
हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है, और उसके साथ साथ कि हम थ्योरेटिकल तो पढ़ा ही रहे हैं, कौशल निर्माण करने में हमारी शिक्षा कितना महत्व रखती है या कितना उसमें अपना रोल प्ले कर पाती है, ये सभी शैक्षिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय की संरचना पर किसी भी देश के शैक्षिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यवसाय में यदि हम देखें तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। 5 साधनों में एक जो जैसे हम कह सकते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो जो संगठन वाला पार्ट है जिसमें व्यवसाय, तकनीकी या स्पेशलिस्ट पर्सन को अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके व्यवसाय में किस तरह के पर्सन की ज़्यादा नीड है, फाइनेंशियल सेक्टर के कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के कोई जो बहुत प्रशिक्षित पर्सन है उनकी, या टेक्निकल पर्सन की। तो इस तरह से व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय अपने व्यवसाय में तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षित प्राप्त लोगों को अपॉइंट करते हैं। लेकिन उनका उपलब्धता कितनी रहेगी, या उनके शिक्षा का या उनके प्रशिक्षण का स्तर क्या रहेगा, ये सभी देश के शैक्षिक वातावरण से निर्धारित होता है। तो प्रत्येक व्यवसायी को अपने यहाँ पर कह सकते हैं अपने यहाँ पर पेशेवर या स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए देश के शैक्षिक वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसकी निरंतर स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्पेशलिस्ट पर्सन्स को अपने व्यवसाय में अपॉइंट कर सके। इसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, ऐतिहासिक पर्यावरण। ऐतिहासिक पर्यावरण में यदि हम किसी भी राष्ट्र की बात करें तो किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराएं एवं वैभव, ऐतिहासिक घटनाएं और विचारधाराएं, ये सभी ऐतिहासिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये भी किसी भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यवसाय या उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति जो भी हैं उनका व्यक्तित्व क्या होगा, या कह सकते हैं उनका व्यवसायिक चिंतन किस प्रकार का होगा, ये देश के ऐतिहासिक वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे व्यवसाय क्योंकि एक आर्थिक क्रिया है, लेकिन हर देश में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित भी क्रांतियां हुई हैं। जैसे हम देखें हमारे भारत की बात करें तो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, हालांकि ये कृषि से संबंधित है, लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये सब आर्थिक क्षेत्र में जो भी क्रांतियां होती हैं, नॉर्मल किसी भी टॉपिक को लेके भी यदि देश में किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यदि कोई आंदोलन या क्रांति होती है तो वो विचारधारा भी व्यवसाय को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। लेकिन मुख्यतः आर्थिक, क्योंकि व्यवसाय खुद एक आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्षेत्र में होने वाली क्रांतियां जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इसके अलावा भी अन्य जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कोई आंदोलन है, कोई नई विचारधारा है, वो भी व्यवसाय के स्तर, उसकी विचारधारा और उसके आगे बढ़ने की जो रूपरेखा है उसको प्रभावित करती है। तो प्रत्येक व्यवसायी को जहाँ वो कार्य कर रहा है उसका ऐतिहासिक वातावरण जो भी है उसका भी अध्ययन करते रहना चाहिए, और उससे संबंधित हम कह सकते हैं उससे संबंधित जागरूकता भी उसे अपने व्यवसाय में किसी भी रूप में, चाहे वो कोई कार्यशाला, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा के, या कोई सेमिनार, या कोई कह सकते हैं कोई लेक्चर करवा के, तो वो विचारधारा को भी उसको अपने व्यवसाय में प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा नैतिक पर्यावरण, एथिकल एनवायरनमेंट। एथिक्स क्या होते हैं, नीति शास्त्र हम किसे कहते हैं,
हम कह सकते हैं एथिक्स रेफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट दैट गाइड्स एन इंडिविजुअल इन डीलिंग विद अदर्स। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र में हम कह सकते हैं कि वो ऐसा उसमें इस प्रकार का व्यवहार निर्धारित किया जाता है जो किसी एक व्यक्ति को दूसरे के साथ कार्य करते हुए या कोई व्यवहार करते हुए काम में लेना चाहिए। तो एथिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस खुद ही क्या है, एक ऐसी क्रिया है, मतलब एक एकांत में रह के नहीं की जा सकती। उसका समाज से या दो व्यक्तियों का लेना देना व्यवसाय में निश्चित रूप से होता है। जैसे क्रेता विक्रेता तो एक मुख्य ही पक्षकार होते हैं, तो दो व्यक्ति जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच व्यवहार करने की बात है, तो वहां पर नीति शास्त्र का महत्व होता है, क्योंकि व्यवसाय में क्रेता विक्रेता दो मुख्य पक्षकार निश्चित रूप से होते हैं। तो इसलिए व्यवसाय को भी अपने नैतिक वातावरण पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक व्यवसाय को एथिकल वैल्यूज जो सोसाइटी में, जो समाज में निर्मित हैं, जो प्रिवेलेंट हैं, उनका पालन करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि कोई व्यवसाय नैतिकता पर कार्य करता है या नैतिक सिद्धांतों को मानता है, तो निश्चित रूप से उसको दीर्घकाल में इसका फायदा मिलेगा। हो सकता है अल्पकाल में उसको कुछ हानि उठानी पड़े, लेकिन दीर्घकाल में जब उसका मतलब उसकी, आप कह सकते हो, उसकी गुडविल जनता में बनेगी, तो निश्चित रूप से उसको दीर्घकाल में अपना व्यवसाय बढ़ाने में वो उसके सहायक रहेगी। तो इसीलिए प्रत्येक व्यवसाय को अपने एथिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन करना चाहिए और अपने व्यवसाय में पूर्ण रूप से एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, स्वयं भी और अपने जितने भी लोग व्यवसाय में कार्यरत हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में हम कहें तो किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो उसकी कला, साहित्य एवं जीवन को मतलब हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल, कला, साहित्य और जीवन यापन का जो ढंग है उसमें परिलक्षित होती है। संस्कृति व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं मानसिक विकास को भी स्पष्ट करती है। राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास ही व्यवसाय के प्रति जनमत एवं जन प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। बाजार में यदि हम बिजनेस में सांस्कृतिक वातावरण का महत्व समझें, तो व्यवसाय के लिए भी सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना और उसके अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो होता है मांग। क्योंकि मांग ही क्रिएट होगी तभी सारे प्रोडक्शन प्रोसेस होगा और उसकी कॉस्टिंग की जाएगी, उसकी सेलिंग होगी। तो सबसे मेन उसका पॉइंट क्या है? मांग। और मांग को प्रभावित करने में संस्कृति का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों की या समाज की क्या मांग होगी वो उनके रहने के स्तर या उनकी लाइफ स्टाइल से ही निर्धारित होती है। तो इसलिए व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे मांग के संबंध में, पूर्ति के संबंध में, कॉस्टिंग के संबंध में, तो इन सभी में सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन का एक अपना महत्व है जो व्यवसाय को निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण या वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पहले जब हम प्राचीन काल में व्यवसाय करते थे तब इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम इतने कह सकते हैं हम संचार के, कम्युनिकेशन के जो इतने साधन थे वो भी इतने डेवलप नहीं थे। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही व्यवसाय का क्षेत्र होता था। उस समय व्यवसाय क्या होता था? कोई एक निश्चित स्थान पर किया जाने वाला व्यापार। लेकिन वर्तमान में व्यवसाय का रूप जो है बहुत विस्तृत हो गया है, जिसमें संचार, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इनका बहुत रोल है, इन टेक्नोलॉजीज का बहुत रोल है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मानव के आपसी संपर्क का दायरा बढ़ता गया,
उसके साथ साथ व्यवसाय का भी दायरा बढ़ता गया। अब व्यवसाय को एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक विशेष स्थान पर किए जाने वाली क्रिया नहीं है। व्यवसाय क्या है, आज हम ऑनलाइन भी परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं, तो व्यवसाय आज क्या हो गया है कि बस दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी रूप में सौदा होना, क्रय या विक्रय का, किसी भी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, वो आमने सामने बैठकर करें, या वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करें, तो बस उनके मध्य किसी भी रूप में संपर्क हो और वो क्रय विक्रय का सौदा कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें, तो वो व्यवसाय है। पूर्व में सभी देश इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित थे कि मतलब अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करें और उसी के अनुसार प्रोडक्शन करें। लेकिन जैसे जैसे सभी देशों का संचार का, अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता जा रहा है और होता गया, वैसे वैसे सभी देशों ने एलपीजी को अपनाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसमें वैश्वीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण क्या है? किसी भी घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक मतलब विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, मतलब उसमें कई कंट्रीज आपस में व्यापार करते हैं या अन्य कोई भी आर्थिक क्रिया करते हैं, तो वो भी, तो एलपीजी वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक व्यवसाय का या प्रत्येक आर्थिक क्रिया का जो कार्य करने का क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। इसीलिए प्रत्येक व्यवसायी को अपने देश में हो रहे परिवर्तनों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तकनीकी क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, नीतिगत क्षेत्र में हो, लीगल में हो, नियम संबंधी कोई परिवर्तन हो, तो ये सभी परिवर्तन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन, चेंजेस को प्रत्येक व्यवसाय को इसका अध्ययन करना चाहिए। उसी के अनुसार अपने व्यवसाय में भी, जो उससे संबंधित है, उसके अनुसार अपने व्यवसाय में भी नए नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस यूनिट में हमने पढ़ा कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है। व्यवसायिक वातावरण के दो मुख्य भाग होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण जो व्यवसाय के स्वयं के अंदर है, और बाह्य जो व्यवसाय के बाहर अस्तित्व में है। बाह्य वातावरण जो है उसको हमने फिर दो भागों में बांटा, आर्थिक वातावरण और गैर आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण जो होता है उसके अंतर्गत तीन मुख्य बातें आती हैं, आर्थिक दशाएं, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीति। और गैर आर्थिक वातावरण में अनेक प्रकार के वातावरण आते हैं, जैसे फिजिकल, भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, राजनैतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, शैक्षिक वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण, नीतिगत वातावरण और पारिस्थितिकी वातावरण, इकोलॉजिकल, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण या पर्यावरण। तो किसी भी व्यवसाय को अपने व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत इन घटकों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवसाय में निरंतर परिवर्तन या चेंजेस लाते रहना चाहिए।